Hello students, my name is Mudit Singh and I welcome you all to Shivam Classes and Physics Zone. So, आज हम Statistics क्लास 11th में पहला चैप्टर देखेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा. दिस इज वेरी फर्स्ट चैप्टर. तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक उसकी हिस्ट्री, उसकी ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर एंड बहुत सारी चीज़ें अबाउट डेटा कि डेटा किस तरह का हो सकता है एंड कितने टाइप्स का हो सकता है एंड किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है. सो ये सारी की सारी चीज़ें इसी फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्राइज होंगी कलेक्शन ऑफ डेटा. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स से. ओके, सो ओरिजिन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारा हिस्ट्री है. आई नो हिस्ट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. स्टैटिस्टिक्स इज टोटली मैथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट. क्यों हिस्ट्री? बट हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें पता चले स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस. सो लेट अस सी क्या क्या आता है उसकी हिस्ट्री के अंदर. ऐसे तो इंडिया के अंदर ओरिजिन स्टैटिस्टिक्स का 321 बीसी से है, यानी कि मौर्यन एम्पायर के ज़माने से है. फिर मुगल एम्परर के ज़माने में जब अकबर बादशाह का राज था तब अबू फैजल साहब ने एक किताब लिखी थी एन ई अकबरी. एन ई अकबरी के अंदर उन्होंने ये बताया था कि स्टेटिस्टिकल सिस्टम्स को यूज़ करके किस तरह से मुगल एम्पायर अपना राज और ज़्यादा बढ़ा सकता है, डेवलप कर सकता है एंड रेवेन्यू सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकता है. तो इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स ने इंडिया के अंदर ग्रोथ किया था. लेकिन तब तक कोई भी इस वर्ड को नहीं जानता था स्टैटिस्टिक. ये स्टैटिस्टिक वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था जर्मनी के अंदर एक जर्मन के द्वारा, गॉटफ्रीड एचिनवॉल. इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था स्टैटिस्टिक, और ये यूज किया गया था 1749 के अंदर उनकी एक किताब में, जिसमें उन्होंने स्टेट का डेटा कलेक्ट किया था एंड एनालिसिस किया था. उस समय तक भी स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस को कोई इतना समझा नहीं था. तो स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ आइडिया इतना था कि हम लोग प्रोबेबिलिटीज के ऊपर नहीं चलेंगे, रियलिटीज के ऊपर चलेंगे. इसीलिए वो लोग डेटास कलेक्ट करते थे एंड उनका डेटा एनालिसिस करते थे. लेकिन अभी भी स्टैटिस्टिक्स ने इतनी इम्पोर्टेंस हासिल नहीं की है दुनिया में. अब 1800s आते आते स्टैटिस्टिक्स ने अपनी एक खुद की जगह बना ली थी. लाइक 1797 में वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में इंट्रोड्यूस भी हो गया था, यानी कि उसका नाम आ चुका था. उसके बाद लाप्लास एंड गॉस, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, जिन्होंने अपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के इनिशियल रिजल्ट्स को कंपेयर किया स्टैटिस्टिक्स की मदद से. एंड फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी लंदन के अंदर बनी, जब लंदन बहुत ही ज़्यादा अमीर स्टेट सिटी हुआ करता था. तब उन्होंने द रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी बनाई और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स लंदन के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगा. फिर 1900 से 20th सेंचुरी आते आते स्टैटिस्टिक्स ने बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया. यानी कि कार्ल पियर्सन साहब, जो कि फाउंडर है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के, उन्होंने स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी भी खोली इंग्लैंड में और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के अंदर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी बनाया. अब बारी आती है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि सर रोनाल्ड फिशर के बारे में. सर रोनाल्ड फिशर ने ये एक स्टैटिस्टिशियन भी थे और जेनेटिसिस्ट भी. इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बहुत ही सारी फील्ड्स में यूज किया और उसका इम्पोर्टेंस दिखाया हमें. लाइक इन्होंने जेनेटिक्स के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स को यूज किया है, इन्होंने बायोमेट्री में यूज किया, साइकोलॉजी में यूज किया, एजुकेशन में यूज किया, एग्रीकल्चर में यूज किया.
बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स में। जेनेटिक्स तो हालांकि उनका खुद का ही फील्ड था, उसके अलावा भी उन्होंने कई सारी फील्ड के अंदर स्टेटिस्टिक्स यूज़ किया, एंड उन्होंने जो कंक्लूजन्स दिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्नॉलेजेबल थे, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स बुलाया जाता है। एंड इन्हीं की वजह से स्टैटिस्टिक्स ने इतना ज़्यादा ग्रो किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन सब के बाद स्टैटिस्टिक्स को इंडिया के अंदर स्टडीज़ में लाने के लिए बड़े ही फेमस स्टैटिस्टिशियन पीसी महालानोबिस साहब का हाथ था, जिन्होंने 1931 की में कलकत्ता के अंदर आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को बनाया था। उन्होंने सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन 1941, लेकिन उसको अप्रूवल गवर्नमेंट से अराउंड 1950 मिली। ठीक है, तो उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थ्रू आउट द इंडिया। एक और इंस्टीट्यूट था IASRI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका भी बहुत बड़ा हाथ है इंडिया में स्टैटिस्टिक्स को, उसकी इम्पोर्टेंस एंड स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में। जैसा कि आप लोगों ने सुना, थ्रू आउट द हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ हुआ है और उसके बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। तो उसकी कई सारे ब्रांचेस थे, लाइक इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ये एक फील्ड था जो इवन वर्ल्ड वॉर टू में भी मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के अंदर काम आया था। तो स्टैटिस्टिक्स ने अपना सिग्निफिकेंट रोल बहुत सारी जगहों पे दिखाया। एंड ये जो OR है यानी कि स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस एंड रिसर्च जो है, ये इंडिया में भी आया था। इंडिया में हैदराबाद के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी है, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जहाँ पे सबसे पहले ये फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आया था यानी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स आया था। उसके बाद महालानोबिस साहब ने भी इसे और 5 साल का एक्सटेंशन दिया था ड्यूरिंग 1953, जिसकी मदद से गवर्नमेंट ने भी अपना रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज किया था, गवर्नमेंट को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और मे बी ये एक रीज़न था कि स्टैटिस्टिक्स को इंडिया में 1950s के अराउंड अप्रूवल मिल गई थी गवर्नमेंट से। ओके, सो स्टैटिस्टिकल ओआर टेक्निक से गवर्नमेंट ने भी अपना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर लिया था, एंड मार्केटिंग वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों में और भी ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत ही ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया है ड्यूरिंग 1950s एंड उसके बाद से तो लाइक स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है पूरी ही मतलब पूरे वर्ल्ड में ही, बट इवन इन आर कंट्री। ओके, सो आपकी टेक्स्ट बुक में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी हुई है कि स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से समझा जा सकता है। लाइक स्टैटिस्टिक्स is the science which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data. So इसके अंदर देखो सबसे important word है numerical data. Datas which are numerical or countable, uncountable. Datas are of various types जो हम आगे पढ़ने वाले हैं about datas. तो उनको किस तरह से कलेक्ट करना है, सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। उसके बाद एनालिसिस ऑफ दैट डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डेटा। इंटरप्रिटेशन मतलब जो हमने एनालिसिस किया है उसे दिखाना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, एनालिसिस मतलब कि जो डेटा है हमने कलेक्ट किया है उसमें से कुछ कंक्लूड करना, उसमें से कोई रिजल्ट निकालना अपने इंटरेस्ट का। सो ये पूरा का पूरा जो है कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा,
इस पूरी साइंस को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बड़ी ही मतलब शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की, लेकिन इट इज इंडिविजुअली अ होल सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का खुद अकेला एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, एंड बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड है इवन इन इंडस्ट्रीज, मार्केट, स्टडीज, एजुकेशन, सभी फील्ड्स में। आई थिंक कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं किया जाता। बहुत ही सारी फील्ड्स में स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। तो आओ अब हम पहले डेटा को समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। डेटा का मीनिंग बड़ा ही सिंपल है, लाइक डेटा इज एनी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप डेटा कह सकते हो। ठीक है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स मे बी, क्योंकि देखो डेटास के अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं आती। आप प्रोबेबिलिटिकल नंबर्स उसके अंदर नहीं डाल सकते, प्रोबेबिलिटी वाले नंबर्स नहीं चलते। डेटा शुड बी बहुत ही प्रिसाइजली कलेक्टेड, एंड वो उतने ही वैल्यूएबल होंगे जितना कि एक्यूरेट होंगे। इसीलिए डेटा इज एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। सो नाम के ऊपर से भी काफी कुछ समझ आता है, लेकिन उसके पहले हमें दो वर्ड्स समझने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक है पॉपुलेशन, कि जब भी हम स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है। सी, पॉपुलेशन इज आपका ग्रुप ऑफ डेटा। लाइक अगर आपने यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक फैक्ट्री है जिसमें काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, तो वो जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो आपका पॉपुलेशन है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा है, इस फिगर के अंदर भी बहुत अच्छे से पॉपुलेशन को समझाया गया है, लाइक दीज आर मेडिसिन। So these medicines comprisely form population of medicines. ओके, अब उसमें मैं ये नहीं मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं जब तक इनपुट करता कि ये मेडिसिन किसकी है, कौन सी है, जस्ट मैंने मेडिसिन कहा है तो दीज मेडिसिन आर, ये जो है पॉपुलेशन ऑफ मेडिसिन है, जितनी भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसकी। और जो मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि उसको साइज को हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट भी करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअल में क्या है, तो जैसे कि इसी एग्जाम्पल के अंदर हमने बोला कि वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, तो सपोज कर लो कि 700 वर्कर काम करते हैं उस फैक्ट्री में, जैसा यहाँ पे बुक में कहा है 700 वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो 700 इज योर साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं यहाँ पे मेडिसिन के केस में कहता हूँ कि आई हैव 1000 मेडिसिन, तो 1000 इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जो कि है सैंपल। सैंपल क्या है, अगर मैं मेरे पॉपुलेशन में से कोई एक क्राइटेरिया डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे कि ये 700 वर्कर है, उसमें से 150 वर्कर का पगार 10,000 रुपये या फिर उससे कम है, तो 150 इज माई सैंपल, बिकॉज वहाँ पे मैंने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है कि जिसका पे स्केल 10,000 या उससे बिलो है। या फिर मैं बोलता हूँ कि 200 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका पे स्केल 50,000 प्लस है, तो ये जो 200 है वो मेरा सैंपल ऑफ पॉपुलेशन होगा। ठीक है, सो सैंपल सैंपल जिस तरह से साइज ऑफ पॉपुलेशन होता है उसी तरह से साइज ऑफ सैंपल भी होता है, एंड साइज ऑफ सैंपल विल बी 200 50,000 प्लस वाले केस में, एंड अगर 10,000 बिलो वाला केस देखो तो साइज ऑफ सैंपल इज 150।
इसी तरह से मेडिसिन के केस में भी आपको दिखाया गया है फिल्टर करके कि इतनी बड़ी वाली जो गोलियां हैं वो इतनी है, सो दैट इज माय सैंपल, है ना। सो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो वो जो पॉपुलेशन है वो आपको सैंपल बना कर उसमें आप सैंपल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप इसी तरह के पॉपुलेशंस एंड सैंपल्स को डिफरेंट तरीके से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और उनका इंस्पेक्शन करते हो, और यही आपका डेटा बन जाता है ना। यही वही तो आपकी इंफॉर्मेशन है। लाइक इंफॉर्मेशन क्या, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन यही है कि 150 वर्कर्स का पे स्केल जो है 10,000 से नीचे है या फिर 10,000, तो दिस इज इंफॉर्मेशन, सो दिस इज योर डेटा। और यही सारी चीजें, यही सारे इंस्पेक्शंस आपके डेटा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा। अब आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा पे। क्या है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा? सो आई थिंक आधा मीनिंग तो नाम पर से ही क्लियर है कि क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड forms this quantitative, so quantitative datas are usually numerical, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे जो डेटाज है उन्हें हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। एंड क्वालिटेटिव डेटा इज जो डेटा न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करता, जो नंबर्स से डिफाइन नहीं किया जा सकता, इट इज डिफाइंड बाय एट्रीब्यूट। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप कितना खुश हुए, अगर मैंने आपके सामने ये प्रेजेंटेशन रखा है अभी, तो आप उससे कितना खुश हुए, या फिर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जेंडर क्या है, आपकी आंखों का कलर क्या है, आपके पास मोबाइल फोन कौन सा है, तो ये सारे के सारे जो है क्वेश्चंस, इनके इनके आंसर्स ऑब्वियसली नंबर्स में नहीं आएंगे। सो दीज आर एट्रीब्यूट्स, एंड ये सारा का सारा जो डेटा है ये क्वालिटेटिव डेटा में जाएगा। ओके, एंड क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर ऑलवेज न्यूमेरिक डेटा आता है। लाइक न्यूमेरिक डेटा यानी कि आप सभी के हाइट के मेजरमेंट्स, है ना, ऑल द मेजरमेंट्स, लाइक किसी भी तरह का मेजरमेंट इज काउंटेड इन क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम और भी बेटर वे में देखेंगे बाद में, लेकिन आई थिंक अभी के लिए इतना अंडरस्टैंडेबल है कि क्वालिटेटिव डेटा क्या है एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में। सो व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा? सो जो भी पहले खुद अपना डेटा कलेक्ट करता है, लाइक अगर तुम खुद जाते हो हर एक इंडिविजुअल के पास और उससे उसकी हाइट वगैरह या जो भी पूछ रहे हो, या जो भी सॉर्ट ऑफ आपका इंटरेस्ट है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो यू आर द प्राइमरी डेटा कलेक्टर, यानी कि आप सबसे पहला डेटा बना रहे हैं। एंड सेकेंडरी डेटा इज किसी का डेटा यूज करना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी डेटा इज NSSO जब डेटा कलेक्ट करता है अपनी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा डेटा इज प्राइमरी डेटा, है ना। डेथ रिलेटेड, बर्थ रिलेटेड, ये सारा का सारा जो डेटा है विच इज पब्लिश्ड, वो सारा का सारा डेटा इज प्राइमरी डेटा। तो अगर आप भी कोई अपना डेटा कलेक्ट करते हो तो खुद ही कलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज प्राइमरी डेटा। ओके, अगर आप किसी और का कलेक्टेड डेटा यूज करते हो, जैसे कि अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ एंड लास्ट में केरला के अंदर कितने डेथ्स हुए 2008 में, फिर 2009 में, 2010 में, इस तरह का डेटा यूज करता हूँ पब्लिश्ड वेबसाइट्स से, तो मैं सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से कलेक्शन ऑफ डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा।
तो डिफरेंस क्या है प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में, आओ देख लेते हैं। डिफरेंस इज द प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज ओरिजिनल। ऑब्वियसली आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो दे शुड बी ओरिजिनल। एंड प्लीज अगर आप कभी भी डेटा लेते हैं इस तरह का तो ध्यान रखें कि उसमें एरर्स मिनिमम से मिनिमम हो। जितना हो सके उतना एक्यूरेसी से अपना डेटा कलेक्ट करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। okay, so primary data are always reliable and they are obtained for the first time, और किसी ने भी इन्हें कहीं कभी कलेक्ट नहीं किया होगा, एंड दे आर ओरिजिनल डेटा। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज primary data are collected from the units under inquiry whereas secondary data are obtained from primary data। तो ये बात तो हम ऑब्वियसली डेफिनेशन में ही समझ गए थे कि प्राइमरी डेटा जो है इंक्वायरी से कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इज प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म यानी कि उनके ऊपर एनालिसिस नहीं हुआ होता, लेकिन जब हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं यानी कि हम किसी और का डेटा यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था तो उससे कुछ ना कुछ कंक्लूड किया ही होगा, तो दे आर ऑब्वियसली टेबलेटेड एंड उनसे कुछ ना कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह हुआ ही होगा। सो प्राइमरी डेटा आर इन रॉ फॉर्म whereas secondary data are not, they are in tabulated form। okay, so this is another difference। उसके बाद point number 4 is collection of primary data requires large amount of money, time and energy। collection of primary data के अंदर बहुत सारा पैसा, समय और एनर्जी लगती है। इवन ह्यूमन सोर्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए तुम्हें, कभी कभी कोई डेटा कलेक्ट करने में, कोई डेटा कलेक्ट करने में नहीं चाहिए। ओके, सो सेकेंडरी डेटा तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, लाइक कई बार उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है, कई बार आपको रेफरेंस देना पड़ता है, लेकिन इसमें पैसा, टाइम और एनर्जी नहीं लगता एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल, क्योंकि आपने खुद ही लिए हैं। सो प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल एंड सेकेंडरी डेटा में आपको दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है या फिर किसी और इंस्टीट्यूट जिसने भी वो डेटा लिया है उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। एंड अगर वो गलत हुआ तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू भी उसमें डाउन होगी, क्योंकि आपने उसका डेटा विदाउट एनी इंस्पेक्शन यूज किया है ना। सो ऑब्वियसली अगर आप कभी भी सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो तो रिलायबल सोर्सेज से यूज करें। एंड इंस्पेक्शन तो आई डोंट नो आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्राइमरी डेटा आर मोर ऑलमोस्ट रिलायबल, अदरवाइज तो यू शुड यूज ट्रस्टेड डेटाज, जहाँ पे ट्रस्टेबल डेटाज। ओके, सो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी डेटाज को किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है एंड इवन सेकेंडरी डेटाज को भी किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा भी हम लोग देखेंगे, पर ये सब हम करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड तब तक के लिए आप लोगों को इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक डेटा का डेफिनेशन क्या है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ अगर आप नोट बनाते रहेंगे तो अच्छा है, बिकॉज आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं जितना हमने आज पढ़ा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाते रहें, देखते रहें एंड स्टे प्रिपेयर्ड एंड स्टडी वेल। ओके, थैंक यू।